बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 का आगाज हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके हवाले से उसकी कैटेगरीज को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा C++ जो कि हमारा कंसर्निंग टॉपिक है, इसकी हिस्ट्री को, इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। फिर वो तमाम वर्ड्स जो C++ के अंदर एज अ रिजर्व वर्ड्स यूज होते हैं, उनका इस्तेमाल देखेंगे। हेडर फाइल्स क्या होती हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इन सब टॉपिक्स को भी आज के इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज किसको कहा जाता है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू शेयर आइडियाज, ओपिनियन विद ईच अदर। विदाउट लैंग्वेज कोई भी दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश या इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज हो। इसी तरह इसी कंसेप्ट को जहन में रखते हुए कंप्यूटर एक मशीन है और यूजर इसके साथ इंटरेक्ट करता है। इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं और वो लैंग्वेज जिससे प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। इसकी 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज, नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज, नंबर 3 असेंबली लैंग्वेज। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इनको डिटेल के साथ देखा था। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 जावा, नंबर 2 रूबी, C#, PHP, C++, ऑब्जेक्टिव C, पाइथन, पर्ल, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, दी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसके अलावा बहुत सारी। तो हम लोगों ने C++ को इंशाल्लाह पढ़ना है। इसका आगाज करते हैं। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज होती हैं, लेकिन हमारा कंसर्न C++ के साथ है। तो आइए हम लोग C++ की हिस्ट्री की जाने जाते हैं। C++ was created by B. Jarnes Trustrup in early 1980s at Bell Laboratory। C++ को B. Jarnes Trustrup, जो आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने बनाया 1980s में। यहां ये बात याद रखिएगा, C++ एडवांस वर्जन है C लैंग्वेज का। C++ एडवांस वर्जन है C लैंग्वेज का। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं C लैंग्वेज को। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डेनिस रिची एट द बेल AT&T Bell Lab, USA in 1972. Dennis Ritchie used the concept of BCPL and B to develop C language। देखिए, डेनिस रिची ने बेल लैब के अंदर बैठकर BCPL और B, जो उस वक्त की मशहूर या पॉपुलर लैंग्वेजेस थी, उन दोनों के कंसेप्ट्स को मिलाकर एक C लैंग्वेज बनाई। तो C लैंग्वेज से बनता है कंबाइंड लैंग्वेज। किसका कॉम्बिनेशन? BCPL और B लैंग्वेज का। नेक्स्ट, C++ was initially known as C with classes and was renamed C++ in 1983। C लैंग्वेज के साथ कुछ एडिशन की गई, क्लासेस को ऐड किया गया। तो शुरू में C++ का नाम था C with classes, लेकिन 1983 के अंदर आकर इसको एक प्रॉपर नेम दे दिया गया C++ का। और C के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स थे जिसको इनहांस किया गया? नंबर 1 क्लासेस, नंबर 2 इनहेरिटेंस, नंबर 3
inline, number 4 default function arguments, number 5 polymorphism and number 6 encapsulation। ये एक्स्ट्रा फीचर्स थे जिनको सी लैंग्वेज के साथ एडअप किया गया और इसको फिर C++ का नाम दे दिया गया। ++ is the shorthand for adding one to variety in programming. Therefore, C++ roughly means that one higher than C. ++ लगा देने से हम लोग इसको रफली नाम देते हैं कि ये लैंग्वेज एक स्टेप आगे है सी लैंग्वेज के। ये था बैकग्राउंड C++ लैंग्वेज का। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। क्या अहमियत है सी लैंग्वेज की, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, 3rd चैप्टर से लेकर ऑनवर्ड आपने C++ को पढ़ना है, तो आपको इसका यूज लाजमी पता होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। C++ इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स मॉडल सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। C++ कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने में मददगार साबित होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल करना चाहते हैं तो C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी की जाती है। इट्स मेन पर्पज वाज टू मेक राइटिंग अ गुड प्रोग्राम इजियर एंड मोर प्लेजेंट फॉर द इंडिविजुअल प्रोग्रामर। इंतहाई इजी और एक खुशगवार माहौल, एक खुशगवार क्राइटेरिया आपको दिया जाता है जिसके अंदर रहते हुए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, C++ से पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जिनको यूज करना डिफिकल्ट था, तो वक्त के साथ साथ चीजों को आसान बनाया जाता है। तो C++ इंतहाई ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि ये इजी है। अगर आप कंपेयर करें C को और C++ को, इवन देन C लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट है C++ की निस्बत। ठीक है, अगर आप इसको शौक से पढ़ें, परफॉर्म करें, साथ साथ प्रोग्राम को परफॉर्म करें, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। C++ supports modern programming techniques. It is commonly used for developing high performance commercial software, games, graphics and related programs. देखें, C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने कैटेगरीज पढ़ी होंगी, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, गेम्स, ग्राफिक्स, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड व्हाटएवर। तो जब आपको इतनी वैरायटीज दी जाती हैं कि आप किसी भी वैरायटी का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो जाता है। अब बात करते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको C++ लैंग्वेज में किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है आपने, C++ प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा वेरिएबल्स और कांस्टेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि वेरिएबल का जब भी नाम रखा जाएगा तो आपने रिजर्व वर्ड यूज नहीं करने। कभी भी रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल नेम आपने नहीं रखना। मसलन देखिए, एक घर में, एक फैमिली के अंदर एक लड़का है अली नाम से। अब अली का लफ्ज रिजर्व हो गया क्योंकि वो एक घर के अंदर ऑलरेडी एक पर्सन का है। जब भी अली का कोई दूसरा भाई पैदा होता है उसका सेम नेम नहीं रखा जा सकता, उसको आप अली नहीं रख सकते, वरना जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो आपको पता है। इसलिए इसी तरह C++ लैंग्वेज में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको स्पेसिफिक नेम देकर असाइन किया जाता है। अब हम लोग उन्हीं अल्फाजों को दोबारा वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ,
जहां कहीं पर हमें इन फंक्शंस को यूज करना होगा हम रिजर्व वर्ड सिर्फ लिखेंगे और ऑटोमेटिक वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। सेकेंड, these cannot be used as a variable name. All the reserved words are written in lowercase. Okay. अब देखिएगा एक लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड आपको नीचे एक टेबल में नजर आ रही है। इसमें कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो कैपिटल लेटर में हो। C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जो तमाम तर लेटर्स को लोअर केस में एक्सेप्ट करती है, मां सिवाय वेरिएबल नेम के। वेरिएबल नेम पर आप अपनी मर्जी से चेक लगा सकते हैं, आप कैपिटल लेटर्स में रखें या स्मॉल। सजेस्ट ये किया जाता है कि स्मॉल लेटर्स ही यूज करें पूरी लैंग्वेज में, लेकिन अदर देन दैट जो भी फॉर्मेट है आपने हमेशा लोअर केस लेटर्स में ही लिखना है। बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, बहुत सारे वर्जन हैं, तो हर वर्जन पे डिपेंड करता है कितने रिजर्व वर्ड हैं। ऑलमोस्ट 80 होते हैं। जैसा कि देखें टेबल के अंदर से ही कुछ लफ्ज देख लेते हैं, एंड, ASM, ऑटो, डू, इंट, नॉट, फॉर, लॉन्ग, गो टू XY, दिस, थ्रो, वाइड। इस तरह आप गौर कीजिएगा, ये जितने भी लफ्ज नीचे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं और इनको जब इस्तेमाल करना होगा, जब इनका प्रॉपर फंक्शन यूज करना होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। अदर देन दैट एज अ वेरिएबल नेम ये यूज नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, अगला हमारा टॉपिक है हेडर फाइल के हवाले से। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। हर लाइब्रेरी में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एक जनरल एग्जाम्पल है कि हम किसी लाइब्रेरी में जब भी एंटर होते हैं ना, तो वहां पर हर कैटेगरी की बुक्स पड़ी होती हैं और वो मिक्स नहीं होती, बल्कि उन्होंने कैटेगरीज बना के रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ की अलग कैटेगरी है, इंग्लिश की अलग, बायो की अलग, फिजिक्स की अलग, हिस्ट्री की अलग। तो किसी भी लाइब्रेरी में जब एंटर होते हैं ना, तो आपको हर कैटेगरी की बुक नजर आ रही होती है। आपने जो बुक परचेज करनी है सबसे पहले उसकी कैटेगरी देखेंगे, फिर उस तरफ उस जानिब आप चले जाएंगे तो बुक को ढूंढना आसान होगा। इसी तरह C++ लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को कैटेगराइज किया गया है, उन फंक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया और हर कैटेगरी को असाइन की गई एक हेडर फाइल। अब होगा ये, जब भी किसी फंक्शन को यूज करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर डालनी होगी। हेडर फाइल का नाम हमेशा .h के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। हमें हेडर फाइल का नाम जो भी हो, आपने साथ .h जरूर लगाना है, जो हेडर फाइल की एक्सटेंशन कहलाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में डाला जाता है तो इंक्लूड का वर्ड लिखा जाता है। इंक्लूड, अभी आपको एग्जांपल में समझ भी आ जाएगी। इंक्लूड का वर्ड लिखे हेडर फाइल आप लोगों ने लगानी है। इसकी कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए, जैसे iostream.h, iostream.h एक हेडर फाइल है जो बनता है जी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और ये हर एक प्रोग्राम के लिए कंपलसरी है। देखिए, C++ प्रोग्राम बनाने का मकसद ही ये है कि हम प्रोग्राम की मदद से कोई कंप्यूटर पे आउटपुट दें। प्रोग्राम कुछ इनपुट ले रहा हो, कुछ आउटपुट दे रहा हो, तो जब भी इनपुट और आउटपुट की बात आएगी iostream ने मस्ट आना है। इसके बाद बात कर लेते हैं conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट। इसका ताल्लुक भी स्क्रीन की डिस्प्ले के साथ है। याद रखिएगा, हेडर फाइल C और C++ की कॉमन आपको बताई जा रही है। string.h, अगर हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई फंक्शंस पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे आपको जाकर पता चल जाएगा जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड
जितने फंक्शंस होंगे अगर हम वो परफॉर्म करते हैं तो उसकी साथ हेडर फाइल डालना जरूरी है। अगर मैथ के कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे आप देखें कैलकुलेटर के ऊपर साइन, टेन, कॉस, टेंजेंट, लॉग, लॉग इनवर्स और जितने भी मैथ्स के फंक्शन हैं, अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर मैथ्स के फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो मैथ का फंक्शन यूज करने से पहले हमारे प्रोग्राम में math.h हेडर फाइल डालना जरूरी होता है। इसी तरह देखिए stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसको भी यूज किया जाता है। ctype.h time.h a to i यानी अल्फाबेट टू इंटीजर, signal.h इसी तरीके से स्टैंडर्ड आर्गुमेंट.h, ये शॉर्ट फॉर्म है हेडर फाइल की। जब भी हम लोग इनके फंक्शंस को यूज करेंगे याद रखिएगा एक बात कि हमें हमेशा हेडर फाइल का नाम देना है। अगर ऐसा हो कि हम फंक्शन को यूज करें लेकिन हेडर फाइल ना प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराएं तो प्रोग्राम हमें एक एरर दे देगा। दूसरी बात, अगर हेडर फाइल इंक्लूड कर दी जाए लेकिन उसका फंक्शन इस्तेमाल ना किया जाए तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। एक अंदाजे के मुताबिक 68 हेडर फाइल्स हैं टोटल C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप 68 की 68 प्रोग्राम के अंदर डाल दें लेकिन उनके फंक्शंस इस्तेमाल ना करें तो प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? अगर प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल हो लेकिन उसके यूजेस या उसके फंक्शन को यूज ना किया जाए तो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर फंक्शन यूज किया जाए और हेडर फाइल ना डाली जाए तो आपको इसके अंदर एरर देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। हेडर फाइल को जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना हो तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से इंक्लूड करवाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड अ हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। हमेशा हेडर फाइल प्रोग्राम की बिगिनिंग में आते हैं। Preprocessor directive is not a normal program instruction to be executed by the CPU. It is a code of compiler to include a header file. The syntax of preprocessor directive to include a header file in a program is blue color में highlighted आपको preprocessor directive नजर आ रहा है। देखें अब आपने इसके ऊपर गौर करना है। हैश का साइन हमेशा यूज होगा preprocessor directive बनाने के लिए, हैश इंक्लूड और आगे आपने ब्रैकेट के अंदर बताना है जी नेम ऑफ हेडर फाइल। इट बिगिंस विद अ हैश साइन फॉलोड बाय द वर्ड इंक्लूड एंड देन द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन विद इन अ एंगल्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये फॉर्मेट है, ये आपने ध्यान में रखना। आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि हमने iostream.h एक हेडर फाइल पढ़ी जो हमने कहा हर प्रोग्राम के अंदर लाजिम डालनी है। तो इधर नीचे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। टू इंक्लूड द हेडर फाइल iostream.h इन अ प्रोग्राम द कोड इज, कोड क्या होगा, हैश इंक्लूड, ये आपने मस्ट लिखना है और एंगल ब्रैकेट के अंदर iostream.h, ये इसका फॉर्मेट होगा। The effect of this line is to copy all the contents of iostream.h header file into the program and make them available for use. जब भी प्रोग्राम के अंदर iostream.h लिख दी जाएगी तब आप एलिजिबल हैं iostream.h के तमाम तर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा इनपुट आउटपुट बेसिक ऑपरेशंस हैं, इसलिए therefore generally this header file is included in the program. इस हेडर फाइल का प्रोग्राम के अंदर होना लाजमी है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो और आप लोग इसको एक दफा बुक से भी पढ़ लें। आपके जिम्मे जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ C++ लैंग्वेज। आपने C++ की जो हिस्ट्री है उसको डिस्क्राइब करना है। जैसा मैंने आपको बताया डेनिस रिची ने BCPL और B लैंग्वेज को कंबाइन किया और C लैंग्वेज को डेवलप किया। C लैंग्वेज में भी लिमिटेड फीचर्स थे, इसके साथ क्लासेस को, इनहेरिटेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म को, इनकैप्सुलेशन को, इनलाइन को, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को, इन सबको ऐड किया तो एक नया वर्जन बन गया C++ के नाम से। V. जार्विस ट्रस्ट ने बनाया। इसका शुरू में नाम था
सी विद क्लासेस। 1983 के अंदर इसको C++ का नाम दे दिया गया। सेकंड जो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है वो है जी एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ C++ लैंग्वेज। C++ की अहमियत क्या है? जैसे कि आपको बताया गया C++ में सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, गेम्स वगैरह इसके अंदर बन जाती हैं। इस तरह आप लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ C++ लैंग्वेज लिखनी है और फिर आपने सबमिट करवा देनी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।